गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टेंस पढ़े। हम लोग आशा है पूरी कि आप लोगों ने ठीक से टेंस को समझ लिए होंगे। उससे टेंस के माध्यम से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को आपने हल करना समझ लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं पैसिव वॉइस की ओर, क्योंकि ग्रामर के आगे भी और भी खूब सारे टॉपिक्स है जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो हम आराम से उनको कैसे हल कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके रूल्स को हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा बोर्ड पर लिखा है वॉइस। अब यह वॉइस यानी वैसे अगर सामान्यतया देखें तो वॉइस यानी हमारी वॉइस, हम जो बोलते हैं ना उसी को हम वॉइस कहते हैं। हिंदी में इसके लिए वाच्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि वॉइस जो है वो दो प्रकार की होती है, पहले भी आप लोगों ने समझी होगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यानी पहला प्रकार जो होता है वो होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं हम पैसिव वॉइस। अब हम ध्यान में करेंगे कि ये होता क्या है। एक्टिव वॉइस यानी जैसा हमने टेंस में पढ़ा था, रोजाना ही जब हम टेंस पढ़ते थे तो टेंस पढ़ने के साथ में ही हमने एक सेंटेंस पैटर्न लिखा था। उस सेंटेंस पैटर्न में हमने देखा होगा तो रोजाना सबसे आगे सब्जेक्ट यानी एफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो उसमें सबसे आगे जो है वो सब्जेक्ट का यूज होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब यानी जो भी टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज हम करते थे, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब यानी जिस टेंस में जो भी वर्ब आती है उस वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यह जो है वो एक्टिव वॉइस यानी टेंस में जिस प्रकार से हमारा सेंटेंस पैटर्न रहता है ऐसा वाक्य पूछा जाता है। अगर दो टेंस ऐसे होते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उनके जो पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस जो पढ़ते हैं यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पढ़ते हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दो टेंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे ही नेगेटिव होगा तो डू डज डिड इनका प्रयोग होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब। तो यह जो है वो सेंटेंस पैटर्न एक्टिव का रहता है, यानी हमने टेंसेज में जो भी सेंटेंस पैटर्न पढ़े वो सारे ही एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैटर्न थे। अब हम पढ़ते हैं कि इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में कैसे चेंज होना तो वह हम पढ़ेंगे। अब जो यह एक्टिव वॉइस है ना, इसको हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य हिंदी में, और यह जो पैसिव वॉइस है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य, ऐसा कहते हैं। अब जैसा कि इनका नाम है कर्तृवाच्य, यानी इसका सीधा सीधा संबंध जो है ना वो कर्ता से है, यानी इसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। अब हमारा जो वाक्य होता है, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब यह वाक्य है। अब इसमें वाक्य में मैं यानी आई यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता यानी कार्य को करने वाला। यह कार्य पुस्तक पढ़ने का कार्य किया किसने? मैंने किया है ना। अगर मैं नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता अभी, है ना। यानी राम ने कोई कार्य किया, यानी राम ने पानी पिया। अब उस समय जब जो वाक्य बोल रहे हैं उसमें कार्य कौन करने वाला है? राम करने वाला है, तो वह उस वाक्य का कर्ता हो गया, यानी कार्य को करने वाला हो गया, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी वीआईपीज होता है, वो हमेशा हम आगे रखते हैं, उसको आगे बैठाते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट हमेशा हमारा आगे रहता है, क्योंकि वो कार्य को करने वाला है, ठीक है। अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ऐसे वाक्य आए। मैंने आम खाया, तो इसमें जो है वो आम को खाने का कार्य मैंने किया, तो या राम ने आम खाया तो राम ने किया, तो राम जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो राम करता है, कार्य को करने वाला है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो हम आगे रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वाक्य हमारे लिए कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक आम या मेरी एक चॉकलेट पड़ी थी यहाँ, अचानक मेरा ध्यान गया कि मेरी चॉकलेट तो गायब है, तो इसीलिए मैंने पूछा मेरी चॉकलेट कहाँ गई। अब वो भले राम ने खाई, वो श्याम ने खाई, वो सुरेश ने खाई, वो राहुल ने खाई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसने भी खाई है क्यों खाई, यानी मेरा मतलब जो है वो उस चॉकलेट से है, यानी वहाँ पर चॉकलेट कर्म है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस चॉकलेट को इंपॉर्टेंस दूंगा, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होकर क्या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, या चोर ने मेरी साइकिल चुराई, मैं ऐसे बोलता हूं। अब ये मैंने एक्टिव वॉइस में बोला है कि चोर ने मेरी साइकिल चुराई। अब यहां पर वाक्य में कार्य को किसने किया, तो चोर ने किया, हमको ध्यान में आ रहा है।
अब वो चोर ने किया यानी कार्य को करने वाला कौन? चोर। यानी वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट कौन होगा? चोर होगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चोर है क्या? तो हमारा जवाब आएगा नहीं। नहीं है ना? यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइकिल है। मैं यहां पर ये वाक्य लिखा, चोर ने मेरी साइकिल चुराई। अब यहां पर हमारी साइकिल चोरी करने का कार्य तो चोर ने किया, यानी वाक्य में कर्ता कौन है? चोर है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी साइकिल इंपॉर्टेंट है, यानी यहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार दिया किसने? मैंने उसका नाम भी नहीं लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? कि मुझे मिला है पुरस्कार, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस वो है। इसीलिए यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब भी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। ये हमको ध्यान में करना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आता है ना। तो इसीलिए पैसिव का रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट पीछे है उसकी जगह आगे हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट आगे हो गया और सब्जेक्ट आगे था उसको हमने पीछे ले लिया। बस पैसिव वॉइस यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो इसको आगे ले लो। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। पैसिव वॉइस सीधा सीधा नहीं कहता हेल्पिंग वर्ब बदलिए, इसकी जगह यही रखिए, यही कहता है। लेकिन एक गड़बड़ करता है। पैसिव वॉइस ये कहता है कि वर्ब की जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये गड़बड़ ये करता है कि ये कहता है कि मुझे तो कोई भी टेंस हो, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही चाहिए, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही चाहिए, ऐसा कहता है। अब भले यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन कोई भी फॉर्म है, अगर ये आईएनजी है तो भी थर्ड करो, फर्स्ट है तो भी थर्ड करो, सेकंड है तो भी थर्ड करो, ये करता है। और फिर क्या होता है? सब्जेक्ट जो आगे है ना वो आगे से पीछे चला जाता है, और जैसे ही पीछे चला जाता है, इतने दिन बेचारा आगे था अब पीछे चला गया, इसीलिए वो बाय के साथ आता है। बस केवल ये ध्यान रखना। तो बाय अपनी ओर से लगाना है। तो यह जो है ना वो पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव का जो रूल है ना वो तो पूरा हो गया। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाओ, हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, सब्जेक्ट को पीछे ले लिया। अगर कई बार सब्जेक्ट नहीं भी है तो नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब की से मुझे कोई मतलब नहीं है, जहां रखना है रखो। ये कहता है कि मुझे तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दो। अब जैसे ही इसने थर्ड फॉर्म मांगी ना, तो हमने जब पहला वीडियो हमने टेंस का पढ़ा था, पहले ही दिन जो इंट्रोडक्शन पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और वर्ब का यूज कैसे करना है, उसमें मैंने आपको बताया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, मैंने कहा था प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगती है, कंटिन्यू आईएनजी मांगती है। अब एक वाक्य में एक ही टेंस तो एक ही वर्ब होती है। अब एक ही वर्ब होती है तो मैंने कहा था कि पिताजी ने खिलौना एक लाया था, छोटे वाले को दे दिया। अब जैसे ही छोटे वाले को दे दिया तो बड़ा नाराज था, और इसीलिए नाराज था तो क्या किया था, हम गए थे बी फॉर बजरंगबली के पास और उनसे हमने इनकी फर्स्ट फॉर्म लाई थी जा रहे हैं। ऐसे ही बाकी टेंसेज में भी हमने पढ़ा था, है ना, कि उसमें ये था उसमें ये था ऐसे। अब क्या हो गया कि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस आया था, उसको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव। अब जब पैसिव बनाना है तो एक और गड़बड़ ये हो गई कि दो भाइयों में झगड़ा तो था ही था, घर पे एक मेहमान और आ गया पैसिव। अब ये कहता है कि मुझे तो जो वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मांगने वाले तीन। अब हमने क्या किया था कि जो सबसे छोटा होता है उसको देते हैं, तो इसीलिए कंटिन्यू को दिया था, लेकिन ये तो मेहमान के साथ बच्चा आया है, उसको तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसको जो आईएनजी दी थी ना उसकी जगह हमने थर्ड फॉर्म इस पैसिव को दे दी। अब जैसे ही पैसिव को दे दी तो इसको तो कोई आईएनजी मिली नहीं, और नहीं मिली तो कंटिन्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो हम बी फॉर बजरंगबली के पास जाते हैं और बीइंग लाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये बीइंग आ जाएगा, और फिर आगे तो इजारम है ये। तो इस प्रकार से, और यह पैसिव वॉइस आने की वजह से ये थोड़ा परिवर्तन हेल्पिंग वर्ब में होता है, लेकिन वो होता किसके कारण है, जो हमने पहले वीडियो में जो टेंस वाले में पढ़े थे उन नियमों के आधार पर होता है, यानी पैसिव वॉइस नहीं कहता बदलो। तो इसीलिए क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले वापस इसको समझते हैं एक बार कि पैसिव वॉइस कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ। यानी यहाँ राम लिखा हुआ है तो राम को पीछे ले जाकर लिख दो, भारी है क्या? नहीं है ना। पीछे श्याम लिखा है उसको आगे ले आओ, भारी है क्या? नहीं। आगे जो है वो माय फादर लिखा हुआ है, पीछे ले जाओ, भारी तो नहीं है ना, कर सकते हैं आराम से। तो आगे लिखी हुई चीज पीछे ले जानी है, बस केवल एक साथ प्रोनाउन है उनमें थोड़ा सा चेंजेज होता है, तो वो हम यहाँ समझते हैं। यानी यदि वाक्य में सात प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे,
ये 7 प्रोनाउन है। अब इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि आई जब पीछे जाएगा तो मी आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, यानी जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होना है ना तो प्रोनाउन में ये होंगे। हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ी है। और जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होना है तो इनका यूज होगा, यानी आई कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ही कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। तो जब भी हमको आई को ऑब्जेक्ट में लगाना है तो मी लिखना होगा, और अगर पीछे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह मी आया है, इसको आगे लाएंगे तो आगे लाकर मी नहीं लिखेंगे, यहां पर आई लिखना होगा। ऐसे ही जब वी को पीछे ले जाएंगे, यहाँ वी आया है यहाँ पीछे लिखना है तो हम वी नहीं लिखेंगे, अस लिखेंगे। अगर हमको अस को आगे लाना है तो वी लिखना है। ऐसे ही यू है तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है तो इसमें सेम ही लिखना है। ही है तो ही को कभी भी पीछे नहीं लिखेंगे, पीछे लिखना है तो हिम लिखेंगे, हिम को अगर आगे लाएंगे तो ही लिखेंगे। ऐसे ही शी को पीछे ले जाएंगे तो हर लिखेंगे, हर को आगे लाएंगे तो शी लिखेंगे। इट को पीछे ले जाएंगे तो इट लिखेंगे, इट को आगे भी ले जाएंगे तो इट ही होगा, यानी इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है तो इसमें नहीं बदलेगा। दे को पीछे ले जाएंगे तो देम हो जाएगा, देम को सब्जेक्ट बनाते समय दे कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। अब हम आगे देखते हैं तो यह सब्जेक्ट बदलने वाली बात हमको ध्यान में आई। अब आती है हेल्पिंग वर्ब बदलने की। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, यानी सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय केवल प्रोनाउन में चेंज होगा, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम इसको पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव नहीं कहता, लेकिन फिर भी ये ध्यान करना कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आ सकते हैं। तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, वॉज या वर। अगर ये आते हैं यानी इज आर एम वॉज वर का अगर यूज होता है तो क्या करना, हमको इसके साथ में बीइंग लगाना। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसके साथ में बीइंग लगाना। मैंने प्लस बीइंग लिखा है, यानी कि ये इसके साथ में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। यदि वाक्य के अंदर हैज आता है, हैव आता है या हैड आता है तो इसके साथ में हम लोग बीन लगाएंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यानी मैंने प्लस बीन किया है, यानी ये तो लगेंगे ही इसके साथ में। और तीसरा ये है कि अगर कोई भी मॉडल्स आ गए, अब मॉडल्स तो आप जानते ही हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे है ये। अगर ये सब आते हैं तो इनके साथ में प्लस बी, यानी कि विल बी, शैल बी, मस्ट बी, शुड बी, माइट बी, कुड भी, ये सारे आएंगे। तो इस प्रकार से और इनको हमको बदलना है। और चौथा नियम ये कहता है कि अगर इनमें से कोई नहीं आता तो क्या करना, यानी इस टाइप का वाक्य अगर आ जाता है तो इसमें तो वर्ब से ही पहचानेंगे। यदि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए हमको क्या करना, फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी और इसकी जगह हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इज आर एम, यानी फर्स्ट फॉर्म आई है तो क्या लगाना, इज आर एम। दूसरा प्रकार है, अगर सेकेंड फॉर्म आती है तो क्या करना, तो हमको लगानी है वॉज वर्ब, यानी सेकेंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। और इसके साथ मैंने प्लस नहीं लिखा क्योंकि ये अलग से स्वतंत्र लगेगी, इनके पीछे इस वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो इस प्रकार से और पैसिव वॉइस जो है ना वो हमारा पूरा हो जाता है। वैसे वास्तव में अगर समझने की कोशिश करें तो अब इतना आपने समझ लिया तो आपसे सारे वाक्य हल हो जाएंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर सेंटेंस, ही ईट्स अ मैंगो। अब इसको एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलिए। तो यहां पर यह सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अब यहाँ पर इसको लाएंगे तो अ मैंगो आगे आ गया। अब ये ईट्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ये वाला सिस्टम है। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आया तो इज आर एम लगाना। अब इज आर एम में से अ मैंगो सिंगुलर है, इज लगेगा, ऐसा हमने पहले पढ़ा है तो इज। फिर ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी तो ईटन, और फिर बाय ही का हिम। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, माय मदर इज कुकिंग फूड। अब यहां पर देखिए माय मदर सब्जेक्ट है, कार्य को करने वाला। यह जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे तो यहां पर लिखेंगे फूड, कोई बदलेगा ही नहीं, जो लिखा है वही लिखना है प्रोनाउन के अलावा। तो इसीलिए अब फूड भी सिंगुलर हम मानेंगे तो इसके लिए इज ही आएगा और इज के साथ में मैंने बताया था बीइंग लगाना है। जब भी इज आर एम वॉज वर्ब में से आता है तो प्लस बीइंग लगाना, तो मैंने यहाँ इज बीइंग लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुकिंग दी हुई है, आईएनजी फॉर्म, उसकी जगह हम लोग ने लिख दिया कुक्ड। और बाय माय मदर ये लिख दिया, यानी इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन नहीं है तो इसीलिए हम इसको सीधा ही बिना चेंज किए लिखेंगे। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम पढ़ें तो देखते हैं कि सीता विल
कॉल यू, सीता विल कॉल यू। अब ऐसा सेंटेंस आया, सीता सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, इस यू को हम आगे लाएंगे तो नो चेंज है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम सेम है, यहां हमने देखा है। तो इसीलिए यू आगे आएगा तो भी यू ही रहेगा, और फिर विल है तो यू के साथ भी विल ही लगता है, और फिर इसके साथ बी लगाना, मैंने बताया है मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ में प्लस बी यानी विल बी लग गया, तो विल बी कॉल्ड बाय सीता। तो इस प्रकार के ये सेंटेंसेस बनेंगे। मुझे आशा है आपने ठीक से इसको समझ लिया होगा पैसिव वॉइस को। यह शॉर्ट में किस तरह से हम कर सकते हैं, तो यह हमको याद रखने की चीजें हैं। यानी मैंने केवल एक इतने से बोर्ड पर और आपको सारा बता दिया कि पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेज होंगे और कैसे करने हैं। हम इसको डिटेल भी पढ़ेंगे, तो अगला वीडियो जो है वो जिसमें हम लोग डिटेल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि कैसे हम इन वाक्यों को एक एक करके टेंस वाइज समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे हमने कुल 12 टेंस पढ़े थे, तो 12 टेंस पढ़े थे, लेकिन पैसिव वॉइस जो है वो केवल 8 टेंस का ही चेंज हो सकता है। बाकी जो 4 टेंस है उनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं हो सकता, वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। नमस्कार।